जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हमारा टॉपिक चल रहा था द नेशनलिस्ट मूवमेंट का एक्सट्रीमिस्ट फेज, उसी का फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों। राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि चरमपंथी चरण के अंदर हम चौथा भाग देखने वाले हैं और पर्टिकुलरली इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट के बारे में, यानी कि सूरत विभाजन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, ध्यान से पढ़ेंगे। सूरत विभाजन भी कह देते हैं बच्चों, और आईएनसी स्प्लिट भी बोल देते हैं, आईएनसी विभाजन भी बोल देते हैं, कांग्रेस विभाजन भी बोल देते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कांग्रेस पार्टी कैसे दो भागों में बटी थी, उन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो अपना टॉपिक है उसे शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सूरत स्प्लिट। हमारा टॉपिक जो है सूरत स्प्लिट ऑफ आईएनसी, यानी कि कांग्रेस का विभाजन, सूरत विभाजन, जो कि कब हुआ था, 1907 में हुआ था। देखिए अब सिंपल सी बात यहां पर क्या थी, ये तो हम काफी लेक्चर से देख रहे हैं ना कि जो मॉडरेट्स थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि एक तरफ तो उदारवादी लीडर्स हैं, नरम दल के जो नेता हैं, राइट, और एक तरफ कौन है, उग्रवादी यानी कि चरमपंथी लीडर्स थे। ठीक है, जन की जो गर्म दल के नेता थे, है ना, गर्म स्वभाव के थे। अब बेसिकली क्या था कि इनके आपस में नहीं बन रही थी, विचार आपस में मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए फाइनली क्या हुआ था कि 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, 1907 की जो बैठक हुई थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी दो दलों में बट गई थी। एक था उदारवादी और एक था उग्रवादी, यानी कि एक नरम दल और एक गर्म दल। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था, रीजन क्या था, बेसिकली जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, यानी कि जो गर्म दल के जो लीडर्स थे, जो उग्रवादी जो लीडर्स थे, वो ये चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन जो होगा कांग्रेस पार्टी का, वो नागपुर में होना चाहिए। और यहां पर नागपुर में जो अधिवेशन होगा, इसके लीडर कौन बनेंगे, इसके लीडर बनेंगे लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लीडर मतलब इस मैंने बताया था ना कि कांग्रेस पार्टी की हर साल बैठक होती थी और हर साल नए अध्यक्ष होते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट ने डिमांड की कि 1907 का अधिवेशन नागपुर में होना चाहिए और यहां पे अध्यक्ष या तो लाला लाजपत राय जी को बनाओ या फिर बाल गंगाधर तिलक जी को बनाओ। वहीं दूसरी ओर जो उदारवादी लीडर्स थे, उदारवादियों के अंदर जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उन्होंने यह कहा नहीं भाई, नागपुर में सेशन नहीं होगा, सेशन होगा सूरत के अंदर, जो कि बॉम्बे प्रांत में आता था। तो बोले सूरत में अधिवेशन होगा और यहां पर अध्यक्ष बनेंगे रास बिहारी घोष। कौन बनेंगे, रास बिहारी घोष। तो आप समझ रहे हो, उदारवादी लीडर्स कह रहे हैं कि रास बिहारी घोष बनेंगे और सूरत में होगा अधिवेशन। एक्सट्रीमिस्ट गर्म दल के लीडर्स कह रहे हैं कि नागपुर में होगा और वहां पर या तो लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनेंगे, तिलक साहब बनेंगे। यहीं से सारा डिस्प्यूट शुरू हो चुका था बच्चों इनका आपस में। ठीक है बच्चों, और दूसरी आपको जो इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि भाई बाल गंगाधर तिलक, नाम आपने सुना होगा बच्चों। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस पार्टी के मोस्ट फेमस लीडर थे, लेकिन ये कभी भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस पार्टी के उस सदस्य का, उस नेता का नाम बताइए जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कभी भी नहीं बने। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस थे, तो उनका नाम क्या आएगा, बाल गंगाधर तिलक। इसको ध्यान से आप नोट कर लेना अपनी डायरी में। ठीक है बच्चों, उसके बाद फाइनली हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकल कर आया, रिजल्ट ये निकल कर आया कि 1907 का जो बैठक थी, 1907 की जो बैठक थी कांग्रेस की, वो कहां पर हुई, वो सूरत में हुई। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे बच्चों रास बिहारी घोष। क्या नाम था, रास बिहारी घोष। लेकिन बाद में ये जो सेशन था ये सस्पेंड हो चुका था। ठीक है ना, ये जो सेशन था ये क्या हो चुका था, ये सस्पेंड हो चुका था। क्लियर है। उसके बाद क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां पर जो उदारवादी और जो उग्रवादी लीडर्स थे उनका आपस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, इसलिए बाद में इस सेशन को क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस दो दलों में बट गई, एक नरम दल और एक गरम दल। अब आगे जब भी ये नाम आएंगे नरम दल गरम दल, तो आप समझ जाएंगे नरम दल मतलब मॉडरेट्स की बात हो रही है, 1885 से 1905 वाले नेताओं की बात हो रही है। और गरम दल के अंदर कौन आ गए, लाल पाल बाल घोष, यार लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, है ना, बिपिन चंद्र पाल, वो सारे गरम दल के नेता हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बट गई है, नरम दल या गरम दल, नरम दल या गरम दल। अब यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि कांग्रेस विभाजन कब हुआ था, जी 1907 में हुआ था। कांग्रेस विभाजन कहां हुआ था, जी सूरत में हुआ था। या फिर यूं लिख देगा सूरत विभाजन किससे संबंधित है, जी कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। या फिर यूं कह देगा कांग्रेस दो भागों में कब बटी, 1907 में बटी, कहां पर बटी, सूरत में बटी। यानी कि वही 3-4 लाइनें हैं पर उन्हीं को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों भाई ये जो विभाजन हुआ, ये जो स्प्लिट हुआ, इसके इफेक्ट्स क्या क्या पड़े, इसके प्रभाव क्या क्या पड़े।
ठीक है, देखिए जो जो विभाजन हुआ ना, जो नरम दल और गरम दल का आपस में कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन हुआ, इससे किसी को फायदा नहीं हुआ, ना तो मॉडरेट्स को, ना ही एक्सट्रीमिस्ट को, ना ही उदारवादी लीडर्स को, ना ही उग्रवादी लीडर्स को, किसी को भी इससे कोई जो है कह सकते हो फायदा नहीं मिला। ठीक है, अब क्या हुआ था, देखिए सिंपल सी बात थी, जो मॉडरेट्स जो थे लीडर, जो उदारवादी लीडर्स थे, उनके जो तौर तरीके थे अपनी मांग मनवाने के, वो आउटडेटेड हो चुके थे, वो बहुत पुराने हो चुके थे। जिससे क्या हुआ, जो यंग जनरेशन थी उस टाइम की, है ना, जो राष्ट्रवादी लोग, जो जवान थे, उनको उनके तरीके पसंद ही नहीं आए। बोले ये आप क्या बोले जाते हो, रिक्वेस्ट करते हो, प्ली करते हो, पिटिशन डालते हो, बोले इन सबसे आजादी नहीं मिलेगी। तो यानी कि जो उदारवादी जो लीडर्स थे, उनके जो तौर तरीके थे वो नौजवान लोगों को पसंद नहीं आए। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, दोबारा से डिवाइड एंड रूल शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया कि भाई अब कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट तो पड़ ही चुकी है, अब हम यहां पे डिवाइड एंड रूल खेलेंगे, है ना। मॉडरेट्स की चुगली एक्सट्रीमिस्ट को लगा दी, एक्सट्रीमिस्ट की चुगली मॉडरेट्स को लगा दी, अब हम ऐसे ही करेंगे, है ना। नरम दल के लोगों की चुगली गरम दल वालों को लगाई, गरम दल लोगों की चुगली जो है जो अपने नरम वाले हैं उनको गरम को लगा दी। तो इस तरह से होने लग गया, है ना। क्या करना है, बेसिकली सिंपल सी बात है, favoring one over the another by supporting moderate nationalist opinions so that the demand of the extremists could be neglected, leading to their suppression, right। ब्रिटिश सरकार ने क्या दिखाया, ब्रिटिश सरकार ने दिखाया कि मॉडरेट्स लोगों हम आपके साथ हैं, उदारवादी नेताओं हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपका तरीका बड़ा ही सही है। बोले ये तो गरम दल के हैं, ये तो आंदोलन करते रहेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है कुछ भी, ठीक है, हम आपके साथ हैं। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉफ्ट कॉर्नर ले रही थी किसका, उदारवादी लीडर्स का। इसीलिए क्या किया गया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए बच्चों। सरकार ने जल्दी क्या किया था, कुछ संवैधानिक सुधार लाए, ठीक है। ये एक नया कानून लेकर आए, एक नया अधिनियम पारित किया जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसी को बोलते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कह देते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट और मॉर्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन को क्या करता है, दोनों चीज एक ही है, नाम अलग अलग हैं। कई बार ऐसे कह देते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, ये 1909 की बात है, ठीक है। कहता है इसका दूसरा नाम बताइए, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मिंटो मॉर्ले सुधार या मॉर्ले मिंटो सुधार, बात एक ही है। ये जो मिंटो और मॉर्ले है ना, ये बंदों के नाम है, ठीक है। मिंटो उस टाइम पे भारत का वॉइसरॉय था। वॉइसरॉय क्यों, समझ गए आप, 1857 के बाद जितने आए थे वो वॉइसरॉय थे। मॉर्ले की बात करें तो ये उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, याद है, जो लंदन में बैठेगा, सो याद करो, कई लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये कहां बैठेगा, लंदन में बैठेगा। तो ये दोनों बंदों के नाम है, इन्हीं के नाम पे इस अधिनियम का नाम रखा गया है। क्लियर है बच्चों। अब भैया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था क्या, ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में लाया गया था, ये बेसिकली था क्या, अब हम इसके बारे में जानने वाले हैं बच्चों। देखिए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू अपीज द मॉडरेट्स बाय अनाउंसिंग द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम को पारित कर क्या किया, जो उदारवादी लोग थे ना उनको खुश करने की कोशिश की, राइट। क्या लेकर आए ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेकर आए, किसकी सलाह पर इसे पारित किया गया था, वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो और एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉर्ले। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, दो बंदों के नाम है, मिंटो वॉइसरॉय था और जॉन मॉर्ले क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था। अब इसके अंदर क्या कहा गया, इस अधिनियम में क्या कहा गया, जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसमें यह कहा गया कि भैया एसपी सिन्हा को हम क्या करेंगे, वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, हम उसके अंदर शामिल कर लेंगे। वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद के अंदर शामिल कर लेंगे। आप इमेजिन करो कि ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, और पूरे भारत का एक ही वॉइसरॉय होगा, जिसकी पूरे भारत में जो है वो चलेगी, पूरे भारत के अंदर जिसका जो राज चलेगा, ठीक है, उसका हुक्म चलेगा। इस बंदे को सलाह देने के लिए भी एक काउंसिल है। इस बंदे को सलाह देने के लिए लोगों का जो ग्रुप था ना, उसको कहा गया वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इस काउंसिल के अंदर एसपी सिन्हा को शामिल किया गया। इससे मॉडरेट्स लोग भी खुश होंगे भाई, है ना। भारत के लोग बोलेंगे अच्छा यार, वॉइसरॉय जो है ना, वॉइसरॉय को कुछ लोग सलाह देते हैं, उस सलाह के अंदर, वो सलाह देने वालों में एक अपना भारतीय भी है जिनका नाम क्या है, एसपी सिन्हा। तो एक तो ये इन्होंने बदलाव किया। दूसरा, इस एक्ट से क्या हुआ, इस अधिनियम से क्या हुआ, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे प्रोविंशियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय, तो जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान पालिका परिषद थी ना, विधान पालिका परिषद, उसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो निर्वाचित सदस्य थे, वो अब उनकी संख्या बढ़ा दी गई कि अब इंडियन लोग ज्यादा होंगे वहां पे। पहले कुछ थे, अब हम और बढ़ा रहे हैं,
तो बोले अब ये ब्रिटिशर क्यों कर रहे हैं, ताकि मॉडरेट्स को जो है खुश कर सके, क्योंकि भाई पॉलिटिकली यहां पे बात हो रही है अब यहां पे, है ना। हाउएवर अब ये जितने भी नए जो सदस्य आएंगे ये कौन कौन होंगे, ये लैंडलॉर्ड्स होंगे, जमींदार होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उद्योगपति होंगे, बिजनेसमैन होंगे, व्यापारी लोग होंगे, यूनिवर्सिटीज एंड लोकल बॉडीज लाइक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड म्युनिसिपल कमेटी यहां के मेंबर्स होंगे, जो अब क्या करेंगे, सेंट्रल और प्रोविंशियल जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे जाके बैठेंगे। क्लियर है इतना। लेकिन अब देखो इन लोगों को नंबर तो बढ़ा दिया, लेकिन इनका काम था सिर्फ एडवाइस देना, ठीक है। कोई फैसले के अंदर ये वोट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस इनका काम क्या था, इनका काम था कि भैया हाँ ये सिर्फ क्या दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। यानी कि वहां पे बैठे तो हैं, लेकिन इनका काम है सलाह देना, मानना ना मानना किसकी मर्जी आएगी, एंड में भाई ब्रिटिशर्स की मर्जी आएगी। तो फायदा क्या हुआ फिर, जब आपने इनकी माननी नहीं है तो आप सिर्फ सलाह मांग रहे हो इनसे, राइट। अब हुआ क्या, The act introduced the system of separate electorates for Hindu and Muslim voters who were to elect leaders from their own community। क्या कहता है, इस अधिनियम के तहत जो है सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट बच्चों, सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अलग मतदाता सूची। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है अलग मतदाता सूची। इसका मतलब क्या है, देखिए भाई दो एरिया है, एक एरिया तो ये है, एक एरिया ये है, ठीक है। ये शहर ए है, ये शहर बी है। शहर ए के अंदर हिंदू लोग ज्यादा हैं मान लेते हैं, शहर बी के अंदर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, ठीक है। तो जिस शहर में, जिस एरिया में जिस धर्म के लोग ज्यादा होंगे उसी धर्म का बंदा ही इलेक्शनों में खड़ा होगा, और उसी धर्म का बंदा क्या करेगा, वोट डालेंगे उसी धर्म के बंदे। जैसे मान लो यहां पर ए में हिंदू ज्यादा हैं, तो यहां पे इलेक्शनों में हिंदू ही खड़े होंगे, हिंदू ही वोट डालेंगे। यहां पर मुस्लिम ना तो खड़े होंगे ना ही वोट डालेंगे। सिमिलरली यहां पर बी वाला शहर देखें तो यहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, तो यहां पर हिंदू ना तो खड़े होंगे, हिंदू ना ही वोट डालेंगे। दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट। अब आप खुद सोचो कि अगर ये चीज लागू होती है इंडिया के अंदर, तो इस ए वाले एरिया में जो मुसलमान लोग रह रहे हैं वो थोड़ा दब के रहेंगे अब हिंदुओं से, क्योंकि भाई उन्हीं का नेता होगा वहां पे। और ये बी वाले एरिया में कौन रहेगा, हिंदू थोड़ा दब के रहेंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था। इससे फूट डालो वाला जो फंडा था ना, फूट डालो राज करो, वो और बढ़ चुका था। क्लियर है। अब बेसिकली जो अलग अलग कम्युनिटीज थी, हिंदू और मुस्लिम, इनके अंदर, क्योंकि आपको याद है 1905 बंगाल विभाजन हुआ था। आप सीरीज को समझो, 1905 बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1907 में सूरत विभाजन हो गया, 1909 में मोरले मिंटो सुधार लिया है। भाई इन 4 सालों के अंदर हिंदू मुसलमानों के अंदर तो बवाल चल ही रहा था। अभी बवाल चल ही रहा है कि आपने ये अधिनियम भी बीच में पारित कर दिया, तो इन सबसे क्या होगा, इन सबसे अब चीजें तो खराब ही होंगी, राइट। समझ में आया इतनी बात बच्चों। तो ये था मोरले मिंटो सुधार। अब हम देखते हैं बच्चों, मोरले मिंटो सुधार का इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि बेसिकली था क्या। देखिए धीरे धीरे जो मॉडरेट्स थे ना, उदारवादी थे, उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो फैसला है ना अंग्रेजों का, ये बेसिकली इसलिए लाया गया है ताकि भारतीयों के अंदर फूट डालो राज करो की नीति यूज कर सके। तो इस बात से मॉडरेट जो लोग थे, उदारवादी लीडर्स थे, वो काफी नाराज हुए। क्लियर है। उसके बाद भाई द रिफॉर्म्स इन नो वे चेंज द अनडेमोक्रेटिक एंड एलियन नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। भाई ये जो सुधार लाए गए, इन सब से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो अंग्रेजों का जो शोषण था वो बंद हो गया था। नहीं, भारत के जो लोकतंत्र, भारत का जो लोग हैं उनको लोकतंत्र मिला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका जो अंग्रेजों का जो शोषण था वो तो चलता ही रहा था। तो बोले फिर क्या फायदा हुआ आप ऐसे अधिनियम लेकर आए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आर्थिक रूप से कोई हमारा सुधार हुआ हो, ऐसा भी नहीं हुआ था, ठीक है। ऐसा भी नहीं था कि इस अधिनियम से जो है आपने जो हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे वो सब खत्म हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बोले जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो फिर इस अधिनियम का फायदा क्या हुआ। तो हम ओवरऑल देखें तो भारत के लोगों ने और खासकर मॉडरेट्स ने इस अधिनियम को पूरी तरह से क्या कर दिया था, नकार दिया था। क्लियर है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, भाई भारत के अंदर 2 लीडर्स चल रहे हैं, 2 टाइप के। एक तो चल रहे हैं मॉडरेट्स, ठीक है, जो हमने पढ़ लिए, उदारवादी, जो बड़े ही प्यार से शांति से रिक्वेस्ट मनवाते हैं। एक है एक्सट्रीमिस्ट, राइट, एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी या चरमपंथी बोल सकते हैं आप, ठीक है, जो गुस्से से अपना काम करवाते थे, हड़तालें करते थे, स्ट्राइक्स करते थे। एक तीसरा तबका आएगा, दैट इज रेवोल्यूशनरीज। इसको बोलते हैं बच्चों क्रांतिकारी। क्रांतिकारी इनका क्या होगा, किसी को गोली मार दी, अब सीधा यहां पे बवाल होंगे, अब चलेगी गोलीबारी, ठीक है ना, अब चलेगी गोलीबारी। रेवोल्यूशनरीज बच्चों क्रांतिकारी, इनका काम क्या है, किसी को गोली मार दी, ठीक है ना। अच्छा, किसी के घर किसी को गोली मार दी, मतलब ब्रिटिशर्स की बात कर रहा है यहां पे। अच्छा, ब्रिटिशर के बैंकों को लूट लिया, ब्रिटिशर का माल लूट लिया, ब्रिटिशर घर पे आग लगा दी। इस तरह के अब काम कौन करेगा, अब क्रांतिकारी लोग करेंगे बच्चों। तो अब हम देखें, अगर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अब 3 तबके हैं इस टाइम पे, ठीक है। मॉडरेट्स लोग, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लोग और रेवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी लोग।
क्लियर है? तो चलिए आइए क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट देयर वाज ए ग्रुप व्हिच बिलीव्ड इन द यूज ऑफ वायलेंस एंड फोर्स टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री। कहता है कि उदारवादी और उग्रवादियों के अलावा अब एक और जो है ग्रुप आया है जिसे हम बोलते हैं क्रांतिकारी, और जो क्या करते थे वॉयलेंस का यूज करते थे। ठीक है, क्रांतिकारी जो क्या करते थे वॉयलेंस या फोर्स का यूज करते थे ताकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, क्योंकि ये बोलते थे कि इनका मानना यह था कि अगर आप चाहते हो कि जो आपको चाहिए वैसे आपको रिजल्ट मिले तो भैया इनको तो लट्ठी मारने पड़ेंगे, इनको गोलियां मारनी पड़ेंगी, तब ये देश से क्या करेंगे, निकलेंगे। तो इन्होंने वॉयलेंट तरीकों को अपनाया। वॉयलेंट समझ गए ना, वॉयलेंट लड़ाई झगड़ा एंड ऑल। तो द ग्रुप फाउंड मैनी ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेटेड सीक्रेटली विदाउट कमिंग एट द फ्रंट। कि ये जो रेवोल्यूशनरीज का जो ग्रुप था, जो क्रांतिकारियों का जो ग्रुप था, ये बेसिकली छुप के काम करते थे, सीक्रेटली काम करते थे, सामने आके कोई भी काम नहीं करते थे। ठीक है, बेसिकली क्या करते थे, ये डकैती करते थे। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी को लूट लेते थे, कई जगह बम फेंक दिए, है ना, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, किसी को गोली मार दी, इस तरह के काम करते थे ताकि ये सरकार का अटेंशन पा सके कि भैया हमारी बात सुनो। इवन भगत सिंह जी ने भी कहा था कि इन क्रांतिकारियों का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था, बहरों को सुनाना, यानी अंग्रेजों के दिलों में दहशत पैदा करना था। ये बेसिकली कहा था ना, बहरों को सुनने के लिए बम की जरूरत पड़ती, बहरों को सुनाने के लिए बम की जरूरत पड़ती है। इन क्रांतिकारियों में अधिकांश कांग्रेस के शांतिवादी रवैये से निराश हुआ थे। ऑब्वियस ही बात है, कांग्रेस पार्टी अब दो दलों में बढ़ चुकी थी। 1885 में कांग्रेस बनी थी, 1885 में। 1909-1910 की दशक की हम बात कर रहे हैं। बोले 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। बोले तुम लोगों ने किया क्या है अभी तक? आपस में ही लड़ रहे हो, अब तो आपस में भी लड़ लिए। तो बोले इन सबसे आजादी नहीं मिलेगी। तो ये जो क्रांतिकारी जो संगठन थे, बेसिकली इनमें कौन थे, तो इनमें जो है जो निराश जो युवा थे वो लोग थे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आकर हमारा सूरत विभाजन होता है खत्म बच्चों। अगले जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम आगे इस पूरे टॉपिक जो हमारा यूनिट चल रहा है एक्सट्रीमिस्ट का, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। चारों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप उनको लगाकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।